नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल ओके जी के चैनल पर। तो दोस्तों, आज अपन चर्चा करेंगे राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर। अपन ने दोस्तों 2 पार्ट इसके पढ़ लिए थे। आज अपन उससे आगे का पार्ट पढ़ेंगे। आज अपना जो नेक्स्ट जो पर्यटन का जो प्रमुख विषय का जो टॉपिक है वो है चित्तौड़गढ़ में जितने भी पर्यटन स्थल यानी चित्तौड़ जो ज़िला है वहाँ पर जो स्थित जितने भी महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है उन पर अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा समय निकालकर वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि इन वीडियो में दोस्तों मुख्य पर्यटनों के स्थलों के साथ कुछ और महत्वपूर्ण बातें भी आएगी जो आपको राजस्थान जीके में अच्छे नंबर दिलाएगी। ठीक है, तो दोस्तों पहला है अपना चित्तौड़गढ़ का किला। वेरी इंपॉर्टेंट है और अधिकतर इस किले से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों आगे चलते हैं। सिसोदिया राजपूतों का गढ़ यह किला गंभीरी और बेड़स नदी के तट पर स्थित है। तो सबसे पहले ये पूछते हैं कि चित्तौड़गढ़ का किला किस नदी के किनारे पर है? गंभीरी और बेड़स नदी के किनारे पर स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना दोस्तों, पूछा हुआ क्वेश्चन है। चित्तौड़गढ़ का किला किन नदियों के किनारे है? गंभीरी व बेड़स नदी के किनारे। सीधा ऐसे पूछेंगे। इस किले के निर्माण की ऐतिहासिक तिथि पर मतभेद है। पौराणिक काल कथा के अनुसार इसका निर्माण पौराणिक युग में महाभारत महाकाव्य के एक पांडव नायक भीम द्वारा प्रारंभ करवाया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है ये भी दोस्तों, कि पौराणिक कथाओं के अनुसार चित्तौड़गढ़ के किले का निर्माण पौराणिक युग में महाभारत महाकाव्य के एक पांडव नायक भीम द्वारा करवाया गया था। किले में बहुत से भव्य स्मारक है, जिनमें से कुछ समय का मार झेल कर जीर्ण शीर्ण हो रहे हैं। ठीक है, इस वाले पॉइंट में तो एक ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों कि किस नदी के किनारे पर स्थित है चित्तौड़गढ़ का किला? गंभीरी और बेड़स। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो चित्तौड़गढ़ का जो किला है इसमें कौन कौन से जो महत्वपूर्ण स्तंभ है उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। पहला स्तंभ आता है दोस्तों विजय स्तंभ। आप सभी को पता है कि विजय स्तंभ दोस्तों चित्तौड़गढ़ के किले में स्थित है। विजय स्तंभ से जो पहला क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि विजय स्तंभ कहाँ स्थित है, तो चित्तौड़गढ़ के किले में स्थित है। चित्तौड़गढ़ के किले में ये स्थित है। कहाँ पर है दोस्तों विजय स्तंभ? चित्तौड़गढ़ के किले में। ठीक है, महाराणा कुंभा ने इसका निर्माण करवाया था। दूसरा क्वेश्चन पूछता है विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया, तो महाराणा कुंभा ने करवाया। फिर पूछते हैं दोस्तों किस उपलक्ष्य में, तो मालवा के मुस्लिम शासक को हराकर अपनी विजय का जश्न मनाने और उसे चिरस्थायी करने के उपलक्ष्य में 1440 ईस्वी में बनवाना शुरू किया। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। महाराणा कुंभा ने मालवा के मुस्लिम शासक को हराकर अपनी विजय का जश्न मनाने और उसे चिरस्थायी करने के उपलक्ष्य में इसका विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। कब? 1440 में इस पर बनवाना शुरू कर दिया था, जो कि 8 वर्षों में निर्मित हुआ था। विजय स्तंभ कितने वर्षों में निर्मित हुआ? 8 वर्षों में निर्मित हुआ। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बनता है शिल्पकला का अद्भुत नमूना कौन सा है? विजय स्तंभ है, जो लाल बलुआ पत्थर तथा सफेद संगमरमर से बनाया गया। वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं आपसे विजय स्तंभ किन से बनाया गया? लाल बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर से बनाया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपसे पूछे तो पूछ सकता है कि विजय स्तंभ कितने मंजिला है, तो दोस्तों 9 मंजिला है। इसमें हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियाँ अलंकृत की गई है। इसमें ऊपर जाने के लिए सक्रिय सीढ़ियों का रास्ता है और ऊपर जाकर बालकनियों से पूरे शहर का विहंगम दृश्य देखा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, ये कितने मंजिला है? 9 मंजिला है। ठीक है दोस्तों, विजय स्तंभ को दोस्तों राज्य की मूर्तियों का विश्वकोश कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, राज्य की मूर्तियों का विश्वकोश कहा जाता है। आगे चलते हैं। कीर्ति स्तंभ, दूसरा स्तंभ आता है दोस्तों कीर्ति स्तंभ। विशाल स्तंभ यह जैन तीर्थंकर तथा महान शिक्षाविद आदिनाथ जी को समर्पित है। पहला क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कीर्ति स्तंभ किनको समर्पित है? जैन तीर्थंकर तथा महान शिक्षाविद आदिनाथ जी को समर्पित है। पहला क्वेश्चन ये बन गया यहाँ से। एक धनी जैन व्यापारी जीजा बगेरवाल तथा उसके पुत्र पुण्य सिंह ने 13वीं शताब्दी में इसको बनवाया था। वेरी इंपॉर्टेंट है
कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? एक धनी जैन व्यापारी जीजा बघेरवाल वे उसके पुत्र पुण्य सिंह ने 13वीं शताब्दी में इसको बनवाया था। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। जैन जो ये कीर्ति स्तंभ है ये किसको समर्पित है? जैन तीर्थंकरों को समर्पित है। वह शिक्षाविद आदिनाथ जी को समर्पित है। निर्माण की बात करें तो जीजा बघेरवाल और उसके पुत्र पुण्य सिंह ने 13वीं शताब्दी में बनवाया। दोस्तों 24.5 मीटर ऊंचा है। हिंदू स्थापत्य शैली में बना विजय स्तंभ से पुराना है। इसमें 6 मंजिल स्तंभ पर जैन तीर्थंकरों की तथा ऊपरी मंजिलों पर सैकड़ों लघु मूर्तियों शिल्पांकित की गई है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो किला आता है दोस्तों वो आता है बेसरोडगढ़ का किला। ये भी कहाँ पर है दोस्तों? बेसरोडगढ़ का किला ये है चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पर? चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, ये चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। ठीक है दोस्तों, जो जिला है चित्तौड़गढ़ का, जो वहाँ पर ये बेसरोडगढ़ स्थित है। आकर्षक किला 200 फुट ऊंची सपाट पहाड़ी की चोटी पर चंबल और ब्राह्मणी नदियों के से घिरा हुआ है। इस किले की सुंदरता से अभिभूत होकर ब्रिटिश इतिहासकार कर्नल जेम्स टोड ने कहा कि यदि उन्हें राजस्थान की एक जागीर संपत्ति की पेश की जाए तो वह बेसरोडगढ़ को ही चुनेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों, ध्यान रखना कि बेसरोड किले के बारे में यह पंक्ति किसने की? राजस्थान में एक जागीर संपत्ति की पेश की जाए तो वह बेसरोडगढ़ किले को ही चुनेंगे। तो कर्नल जेम्स टोड ने कहा। कोई सटीक जानकारी न मिलने के कारण इस किले के निर्माण के संबंध में कुछ स्पष्ट नहीं कहा जा सकता। तो दोस्तों यानी कि जो यहाँ तक कि इसमें महत्वपूर्ण है, सबसे पहला तो कि बेसरोड का किला कहाँ? चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। 200 फुट ऊंचा है और सपाटवाड़ी की चोटी पर है। चंबल और ब्राह्मणी नदियों के किनारे पर यह बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। उसके बाद में आगे चलते हैं। कोई सटीक जानकारी न मिलने के कारण इस किले के निर्माण के संबंध में कुछ स्पष्ट नहीं कहा जा सकता है। हालांकि ये किला दूसरी शताब्दी में निर्मित किया गया है, ऐसा माना जाता है। कई वंशों के अधीन रहने के बाद ऐसी मान्यता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने इस किले पर हमला किया था। यहाँ के सभी पुराने मंदिरों और इमारतों का नष्ट कर दिया था। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। वर्तमान में इस किले को शाही परिवार द्वारा एक शानदार हेरिटेज होटल के रूप में संचालित किया जा रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। किस किले को दोस्तों एक शाही परिवार द्वारा एक शानदार हेरिटेज होटल के रूप में संचालित किया जा रहा है? तो वो है बेसरोडगढ़ का किला। 3 तरफ से नदियों से घिरे अरावली पर्वतमाला व घने जंगलों के बीच इस किले की खूबसूरती देशी विदेशी पर्यटकों को बहुत आकर्षित करती है। तो दोस्तों ये थे चित्तौड़गढ़ का जो जिला है उसमें स्थित महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल। अब अपन आगे चलते हैं। अब दोस्तों अपन आगे चलते हैं। अब अपन बात करेंगे दौसा जिला, यानी दौसा जिला के अंतर्गत जितने भी महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है उन पर अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला जो महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है वो है आबानेरी में स्थित जो चांद बावड़ी है, उसके बारे में अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है, चांद बावड़ी कहाँ स्थित है? तो आपको क्या बताना? आबानेरी दौसा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछ सका दोस्तों। चांद बावड़ी कहाँ स्थित है? आबानेरी दौसा में स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट है, रट लेना अच्छे से। फिर आगे चलते हैं दोस्तों। राजा चंद्र द्वारा स्थापित जयपुर आगरा सड़क पर आबानेरी की चांद बावड़ी दौसा जिला का मुख्य आकर्षण का केंद्र है। ठीक है दोस्तों, यह कहाँ पर है? जयपुर आगरा सड़क पर आबानेरी की चांद बावड़ी दौसा जिले का मुख्य आकर्षण का केंद्र है। राजा चंद्र द्वारा यह स्थापित करवाई गई थी। इसका असली नाम आबा नगरी था, परंतु आम बोलचाल की भाषा में आबानेरी हो गया। पर्यटन विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष सितंबर अक्टूबर में आबानेरी महोत्सव आयोजित किया जाता है। यह 2 दिन चलता है। पर्यटकों के मनोरंजन के लिए राजस्थानी खाना और लोक कलाकारों द्वारा विभिन्न गीत व नृत्य के कार्यक्रम होते हैं। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि दोस्तों चांद बावड़ी कहाँ स्थित है? आबानेरी दौसा में है। और किसने निर्माण कराया? तो राजा चंद्र द्वारा जयपुर आगरा जो सड़क है वहाँ पर इसका निर्माण करवाया गया है। ठीक है, इसका असली नाम आबा नगरी था, परंतु बोलचाल की भाषा में आबानेरी हो गया। तो यहाँ तक महत्वपूर्ण एक पॉइंट और देख लेते हैं। इसमें जो आबानेरी महोत्सव होता है
वो दोस्तों सितंबर अक्टूबर में आयोजित हो जाता है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है हर्षद माता मंदिर, वेरी इंपॉर्टेंट ये भी। हर्षद माता मंदिर ये भी अबानेरी दौसा में स्थित है। 200 से 33 किलोमीटर दूर चांद बावड़ी परिसर में स्थित है। यह मंदिर हर्षद माता को समर्पित है। हर्षद माता अर्थात उल्लास की देवी है। ऐसी मान्यता है कि देवी हमेशा हंसमुख प्रतीत होती है और भक्तों को खुश करने का आशीर्वाद प्रदान करती है। तो अबानेरी में यानी कि चांद बावड़ी भी स्थित है और हर्षद माता का मंदिर भी स्थित है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो डिस्ट्रिक्ट आता है वो है धौलपुर। धौलपुर में पहला महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है वो है वन विहार। सीधा क्वेश्चन पूछते हैं वन विहार अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, तो दोस्तों धौलपुर में स्थित है। पहला क्वेश्चन ये बनता है कि वन विहार अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, धौलपुर में स्थित है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं दोस्तों। धौलपुर के शासकों के मनोरंजन के लिए यह अभ्यारण्य 24 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में बनाया गया था। यह अभ्यारण्य पर्यटकों विशेषकर प्रकृति प्रेमियों के आकर्षण का केंद्र है। यहाँ पाए जाने वाले सांबर, चीतल, नीलगाय, जंगली सुअर, भालू, हाइना, तेंदुआ जैसी जीवों के साथ विभिन्न वनस्पतियों का भंडार है। तो सबसे महत्वपूर्ण इसमें यही है कि वन विहार कहाँ स्थित है, तो धौलपुर में स्थित है। यह बताना आपको सबसे महत्वपूर्ण है। 24 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में इसको बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, अगर और आप याद रखना चाहो तो किसके लिए प्रसिद्ध है, सांबर, चीतल, नीलगाय, जंगली सुअर, भालू, हाइना, तेंदुआ। ठीक है, ये जीव जंतु इसमें पाए जाते हैं। फिर आता है मंचकुंड। ये भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। मंचकुंड कहाँ स्थित है, तो ये भी कहाँ है, धौलपुर में स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले ये याद रखना मंचकुंड कहाँ स्थित है, धौलपुर में स्थित है। ठीक है, सूर्यवंशीय साम्राज्य के 24वें शासक राजा मुचुकुंद के नाम पर इस प्राचीन और पवित्र स्थल का नाम रखा गया। कौन थे, सूर्यवंशीय साम्राज्य के 24वें शासक मुचुकुंद के नाम पर मंचकुंड का नाम रखा गया। मंचकुंड कहाँ है दोस्तों, धौलपुर में स्थित है। शहर से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थल भगवान राम से पहले 19वीं शताब्दी तक राजा मुचुकुंद के शाही कार्यस्थल के रूप में रहा। प्राचीन धार्मिक साहित्य के अनुसार राजा मुचुकुंद एक बार गहरी नींद में सोया हुआ था। तभी दैत्य काल यमन ने अचानक उसे उठा लिया, परंतु एक देवी आशीर्वाद से दैत्य जलकर भस्म हो गया। इसी कारण यह प्राचीन पावन तीर्थ स्थल माना जाता है। तो मंचकुंड कहाँ स्थित है, धौलपुर में स्थित। ये क्वेश्चन पूछेंगे, मंचकुंड कहाँ स्थित है, धौलपुर में स्थित है। सूर्यवंशी साम्राज्य के 24वें शासक मुचुकुंद के नाम पर इसका नाम मंचकुंड पड़ा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं दोस्तों कि तालाब सही कहाँ स्थित है, तो दोस्तों तालाब सही है, धौलपुर में स्थित है। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है तालाब सही कहाँ है, धौलपुर में स्थित है। सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछ रखा है कि तालाब सही कहाँ है, तो धौलपुर में स्थित है। सन 1617 में ये तालाब सही के नाम से मशहूर एक खूबसूरत झील शहजादे शाहजहाँ के लिए शिकारगाह के रूप में बनवाई गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट है, तालाब सही सन 1617 में तालाब सही के नाम से मशहूर एक खूबसूरत झील शहजादे शाहजहाँ के लिए शिकारगाह के रूप में बनवाई गई थी। धौलपुर से 27 किलोमीटर की दूर बाडी से 5 किलोमीटर की दूरी पर यह झील राजस्थान की खूबसूरत में से एक है। यहाँ पर सर्दियों के मौसम में कई प्रकार के प्रवासी पक्षी आते हैं और अपना घोंसला बनाने के लिए यहाँ आते हैं, जैसे पिनटेल, रेड कास्टेड, पोच, बतख, कबूतर आदि। आपको ध्यान रखना सबसे महत्वपूर्ण कि दोस्तों तालाब सही कहाँ स्थित है, तो धौलपुर में स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट जिला आता है दोस्तों डूंगरपुर। तो अब अपन चर्चा करते हैं दोस्तों डूंगरपुर के जो पर्यटन स्थल है उन पर। ठीक है, सबसे पहले है यही पूछते हैं क्वेश्चन कि बेणेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है, तो आपको बताना है डूंगरपुर। वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ रखा है बेणेश्वर धाम कहाँ स्थित है, डूंगरपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है कि किन नदियों के किनारे पर स्थित है। 100 मई के नदियों में डुबकी लगाने के बाद बेणेश्वर मंदिर में भगवान शिव की आराधना करने के लिए भक्त कर्ण समर्पण के भाव से यहाँ आते हैं। तो बेणेश्वर धाम 100 मई जाकम के संगम पर बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, 100 मई जाकम, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यानी कि जो बेणेश्वर धाम है ये किन नदियों के किनारे पर, 100 मई जाखम के किनारे पर स्थित है।
सोमाही नदी में डुबकी लगाने के बाद में बेणेश्वर मंदिर में भगवान शिव की आराधना करने के लिए भक्त कर्ण समर्पण के भाव से यहाँ आते हैं। तो दोस्तों ये पूछ सकते हैं कि बेणेश्वर मंदिर में किस की पूजा की जाती है, तो यहाँ पर भगवान शिव की आराधना की जाती है। बेणेश्वर जो धाम है यहाँ पर किसकी मूर्ति स्थापित है, भगवान शिव की, और उनकी भक्ति की जाती है। इस अंचल की सर्वाधिक पूजनीय शिवलिंग बेणेश्वर मंदिर में स्थित है। सोमाही नदी के तट पर स्थित 5 फीट ऊंचा यह स्वयंभू शिवलिंग शीर्ष से 5 हिस्सों में बटा हुआ है। बेणेश्वर मंदिर के पास स्थित विष्णु मंदिर एक अत्यंत प्रतिष्ठित संत और भगवान विष्णु का अवतार माने जाने वाले माओ जी की बेटी जनकौरी द्वारा सन 1793 में इसका निर्मित किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट है, वापस देखते हैं एक बार। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं इसमें कि बेणेश्वर धाम कहाँ, डूंगरपुर में। किन नदियों के किनारे पर, सोमाही जाखम, एक जाखम और है यहाँ पर, सोमाही जाखम नदियों के किनारे पर ये स्थित है। ठीक है दोस्तों, और बेणेश्वर मंदिर में भगवान शिव की आराधना की जाती है। इस अंचल के सर्वाधिक पूजनीय शिवलिंग बेणेश्वर मंदिर में स्थित है। सोमाही नदियों के तट पर स्थित 5 फीट ऊंचा ये स्वयंभू शिवलिंग शीर्ष से 5 हिस्सों में बटा हुआ है। बेणेश्वर मंदिर के पास विष्णु मंदिर एक अत्यंत प्रतिष्ठित संत भगवान विष्णु का अवतार माने जाने वाली माओ जी की बेटी जनकौरी द्वारा 1793 में निर्मित किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी ध्यान रखना, किसके द्वारा निर्मित है, जनकौरी द्वारा। संत माओ जी की बेटी थी जनकौरी, उनके द्वारा ये निर्मित है। कहा जाता है कि मंदिर उस स्थान पर निर्मित है जहाँ माओ जी ने भगवान से प्रार्थना करते हुए अपना समय बिताया था। माओ जी के 2 शिष्य अजय और वाजय ने लक्ष्मी नारायण मंदिर का निर्माण करवाया। ध्यान रखना, माओ जी के जो 2 शिष्य थे अजय और वाजय, इन्होंने लक्ष्मी नारायण मंदिर का निर्माण करवाया। इन मंदिरों के अलावा भगवान ब्रह्मा का भी मंदिर है। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बेणेश्वर जो मेला बढ़ता है वहाँ पर किस तिथि को मेला पड़ता है, तो माघ शुक्ल पूर्णिमा। क्या, माघ पूर्णिमा या माघ शुक्ल पूर्णिमा। ठीक है, ये फरवरी में बढ़ता है। सोमाही जाखम के संगम पर विशाल मेला लगता है, जहाँ से दूर दूर के गांवों शहरों से लोग आदिवासी पवित्र स्नान करने के लिए मंदिर में पूजा करने आते हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आगे चलते हैं गलियाकोट। तो दोस्तों गलियाकोट भी कहाँ स्थित है, डूंगरपुर में स्थित है। इससे जो पहला क्वेश्चन पूछते हैं गलियाकोट कहाँ पर है, आपको बताना डूंगरपुर। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, डूंगरपुर में स्थित है। दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं कि दाऊदी बोहरा समाज का पवित्र स्थान कौन सा है, तो गलियाकोट डूंगरपुर स्थित है। ये दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं यहाँ से। गलियाकोट तो कहाँ है, डूंगरपुर में। दाऊदी बोहरा समाज का पवित्र स्थान कौन सा, गलियाकोट डूंगरपुर। डूंगरपुर से 58 किलोमीटर की दूरी पर माहिन नदी के किनारे पर स्थित है, यानी कि एक संगम होता है सोमाही जाखम, वहाँ पर बना हुआ है। तो ठीक है, गलियाकोट नामक एक गाँव है। यह स्थान सैयद फखरुद्दीन की मज़ार के लिए भी जाना जाता है। ध्यान रखना, यह क्वेश्चन भी पूछ रखा है, सैयद फखरुद्दीन की मज़ार कहाँ स्थित है, तो गलियाकोट डूंगरपुर में स्थित है। वह एक प्रसिद्ध संत थे जिनकी मृत्यु के बाद गांव में ही दफन किया गया था। यह मज़ार जो है ये श्वेत संगमरमर से बनाई गई है। उनकी दी हुई शिक्षा दीवार पर सोने के पानी से उत्कीर्ण है। कुंभ के अंदरूनी हिस्से को खूबसूरत स्वर्ण पत्थरों से सजाया गया, जबकि पवित्र कुरान की शिक्षाओं को कब्र से सुनहरे पन्नों से उत्कीर्ण किया गया है। तो सबसे जो महत्वपूर्ण है, गलियाकोट कहाँ है, डूंगरपुर में स्थित है। दाऊदी बोहरा समाज का पवित्र स्थान कौन सा है, गलियाकोट डूंगरपुर, सोमाही जाखम के संगम पर यह है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो अगला आता है कि गेब सागर झील कहाँ पर स्थित है, तो दोस्तों यह डूंगरपुर में स्थित है। ठीक है, अभी कल परसों एग्जाम हुआ था कनिष्ठ शाही का, उसमें ये क्वेश्चन पूछा था। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, सागर झील कहाँ है, तो दोस्तों डूंगरपुर में स्थित है। पूछ रखा है ये, इस झील के प्राकृतिक वातावरण कोलाहल से दूर होने के कारण बड़ी संख्या में पक्षियों का बसेरा है। रमणीय झील गेब सागर डूंगर का एक प्रमुख आकर्षण केंद्र। इसके तट पर श्रीनाथ जी का मंदिर, किसका, श्रीनाथ जी का मंदिर का समूह है। इस मंदिर में कई अति सुंदर नक्काशीदार मंदिर और विजय राजेश्वर मंदिर भी शामिल है। तो ये भी पूछ सकते हैं आप उसको, किस झील के किनारे दोस्तों विजय राजेश्वर मंदिर स्थित है, तो गेब सागर झील डूंगरपुर। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। नेक्स्ट जिला आता है दोस्तों हनुमानगढ़। अब अपन हनुमानगढ़ जिले के जो महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है उन पर विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन पूछता है कि कालीबंगा सभ्यता कहाँ पर है, तो हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना।
फिर देखते हैं दोस्तों कि कालीबंगा सभ्यता किन नदियों के किनारे पर स्थित है, तो घग्गर नदी के किनारे पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, जिसका प्राचीन नाम क्या है, सरस्वती, क्या सरस्वती है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए, इसे सरस्वती के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन पूछता है कालीबंगा सभ्यता कहाँ पर स्थित है, हनुमानगढ़ में। दूसरा पूछता है कालीबंगा सभ्यता किन नदियों के किनारे पर स्थित है, तो घग्गर या सरस्वती, यानी कि इसका दूसरा नाम क्या, सरस्वती नदी। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। 4500 वर्ष पूर्व सरस्वती नदी के किनारे हड़प्पा कालीन सभ्यता फल फूल रही थी। पुरातत्व प्रेमियों के महत्वपूर्ण स्थान कालीबंगा हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों की प्राप्ति स्थल के कारण प्रसिद्ध है। यह अवशेष 2500 वर्ष ईसा पूर्व के हड़प्पा और पूर्व हड़प्पा युग से संबंधित है। ध्यान रखना, कालीबंगा और जो हड़प्पा है ये दोस्तों पूर्व हड़प्पा और पूर्व हड़प्पा युग से संबंधित है। यानी कि जो कालीबंगा और आड़ है ये दोस्तों किससे संबंधित है, हड़प्पा के जो पूर्व युग था उससे संबंधित है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। कालीबंगा में खुदाई से हड़प्पा कालीन सील, मानव कंकाल, अज्ञात स्क्रिप्ट, तांबे की चूड़ियाँ, मोती, सिक्के, टेराकोटे और छिप के खिलौने मिले हैं। यहाँ 1983 ईस्वी में स्थापित एक पुरातत्व संग्रहालय भी है, जिसे 1961 से 69 के दौरान हड़प्पा स्थल पर खुदाई से निकले अवशेषों के लिए निर्मित किया गया। संग्रहालय में 3 दीर्घाएँ, जिनमें एक दीर्घा पूर्व हड़प्पा काल की है और 2 शीर्ष दीर्घाएँ हड़प्पा काल की कलाकृतियों के लिए समर्पित है। ठीक है दोस्तों, देखो जो कालीबंगा सभ्यता कहाँ पर है, हनुमानगढ़ में। किन नदी के किनारे पर, घग्गर नदी के किनारे पर। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। खोज किसने की थी, अमलानंद घोष ने। किसने, अमलानंद घोष ने। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, अमलानंद घोष ने इसका जो किया करा खोज किया था 1952 में। ठीक है, 1952 में। और दोस्तों 1961 में उत्खनन किया, क्या क्या उत्खनन किया था। ठीक है दोस्तों, किसने, बीबी लाल व बीके थापर ने। बीबी लाल व बीके थापर ने, किसने, बीबी लाल व बीके थापर ने किया था। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और एक कालीबंगा की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि जूते हुए खेत के अवशेष यहाँ से मिले हैं। जूते हुए खेत के अवशेष। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, जूते हुए खेत के अवशेष मिले। आगे चलते हैं दोस्तों। अब आता है बड़नेर का किला। तो दोस्तों बड़नेर का किला भी कहाँ पर है, हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। कहाँ पर है, हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। कौन सा, बड़नेर का किला हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। बड़नेर भट्टी नगर का अपभ्रंश। क्या दोस्तों, बड़नेर है ये भट्टी नगर का अपभ्रंश है तथा उत्तरी सीमा प्रहरी के रूप में विख्यात। ये क्वेश्चन पूछ रखा है, 2 क्वेश्चन हो गए। बड़नेर किला कहाँ है, हनुमानगढ़ में। कहाँ पर, हनुमानगढ़ जिले में। और उत्तरी सीमा का प्रहरी, उत्तरी सीमा का प्रहरी कौन सा दुर्ग है, उत्तरा जो सीमा है उसका प्रहरी कौन सा दुर्ग है, तो वो है दोस्तों बड़नेर का दुर्ग। कौन सा, बड़नेर का दुर्ग। ठीक है दोस्तों, ये दोनों क्वेश्चन पूछ रखे हैं दोस्तों कि बड़नेर का किला कहाँ है, हनुमानगढ़ में स्थित है। ठीक है, हनुमानगढ़ में स्थित है। और उत्तरी सीमा का प्रहरी कौन सा किला है, तो बड़नेर का दुर्ग है। भारत के सबसे पुराने जो किले हैं उनमें से इसको एक माना जाता है। बड़नेर किला, हनुमानगढ़ किला घग्गर नदी के तट पर स्थित है। ध्यान रखना, बड़नेर का किला और हनुमानगढ़ किला ये दोनों घग्गर नदी के किनारे पर स्थित है। किले का मैं तो इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि आईने अकबरी में इसका उल्लेख किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किस किले का उल्लेख आईने अकबरी में किया गया, तो वो है बड़नेर का दुर्ग। ठीक है दोस्तों, बड़नेर का दुर्ग वेरी इंपॉर्टेंट है। किले का निर्माण 1700 साल पहले जैसलमेर के राजा भाटी के पुत्र भूपत ने करवाया था। तो यह भी महत्वपूर्ण है कि बड़नेर के दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था, 1700 साल पहले जैसलमेर के राजा भाटी के पुत्र भूपत ने करवाया था। तैमूर और पृथ्वीराज चौहान सहित कई शासकों ने बड़नेर के किले में कब्जा करने की कोशिश की। सदियों से कोई भी इस किले को नहीं जीत पा रहा था। अंत में 1805 ईस्वी में बीकानेर के राजा सूरज सिंह भाटी ने
राजाओं को पराजित किया और किले पर कब्जा किया था। वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो बडनेर का किला है उसको किसने जीता था? 1805 में बीकानेर के राजा सूरज सिंह ने भाटी राजाओं को पराजित करके इस किले पर कब्जा कर लिया था। ठीक है दोस्तों, किस किले का जो उल्लेख है आईने अकबरी में है तो वो है बडनेर का किला। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। अब नेक्स्ट जो महत्वपूर्ण जिला आता है वो जयपुर है। सबसे पहले क्वेश्चन पूछते हैं, जयपुर को किस नाम से जाना जाता है? तो गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, गुलाबी शहर किसे कहा जाता है? जयपुर को कहा जाता है। एक और नाम है जयपुर का, आइसलैंड ऑफ ग्लेरी। क्या? आइसलैंड ऑफ ग्लेरी। आइसलैंड ऑफ ग्लेरी के नाम से जाना जाता है किसको? जयपुर को। अब दोस्तों पहला जो पर्यटन स्थल है वो है हवा महल। आप सभी को पता है बहुत ही महत्वपूर्ण है हवा महल। हवा महल कहाँ पर है? जयपुर में स्थित है। ठीक है, बाहर की तरफ से भगवान कृष्ण के मुकुट जैसा दिखाई देने वाला यह महल अनूठा। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकते हैं अगर डीपली पूछे तो, कि हवा महल की आकृति कैसी है? भगवान श्री कृष्ण के मुकुट जैसी है। सन 1799 में महाराजा स्वाई प्रताप सिंह द्वारा ये बनवाया गया। तो इस क्वेश्चन को बहुत सी बार पूछ रखा है कि हवा महल का निर्माण किसने करवाया? तो स्वाई प्रताप सिंह द्वारा बनवाया गया। वेरी इंपॉर्टेंट है, रट लेना दोस्तों। हवा महल का निर्माण किसने करवाया? स्वाई प्रताप सिंह ने। कब करवाया? 1799 में करवाया था। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि जो हवा महल है वो है दोस्तों 5 मंजिला। कितने मंजिला है? 5 मंजिला। ये तीनों क्वेश्चन पूछे रखे हैं दोस्तों कि हवा महल का निर्माण कब करवाया गया? 1799 में करवाया गया। ठीक है, हवा महल कहाँ है? जयपुर में है। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये बनता है कि हवा महल कहाँ है? तो जयपुर में स्थित है। हवा महल का निर्माण कब करवाया गया? तो 1799 में करवाया गया। और किसने करवाया? तो स्वाई प्रताप सिंह ने। ये तीनों क्वेश्चन पूछे हुए हैं दोस्तों, ध्यान रखना। और हवा महल कितना मंजिला है? तो दोस्तों 5 मंजिला। कितना मंजिला है? 5 मंजिला है। इसकी डिजाइन वास्तुकार कौन थे? तो दोस्तों लालचंद उस्ताद थे। ये भी पूछ रखा है, ये क्वेश्चन सारे पूछे हुए हैं तो इनको अच्छे से याद करें दोस्तों कि हवा महल का वास्तुकार कौन था? लालचंद उस्ताद था। कौन? लालचंद उस्ताद था। गुलाबी शेर का प्रतीक हवा महल बलुआ पत्थर से बना हुआ राजस्थानी वास्तुकला और मुगल शैली का मिश्रण है। तो ये पूछ सकते हैं कि जो हवा महल है दोस्तों यह बलुआ पत्थर से बना हुआ। किस पत्थर से? बलुआ पत्थर से बना हुआ है। राजस्थानी वास्तुकला और मुगल शैली का मिश्रण है। इसकी दीवारें सिर्फ 1.5 फुट चौड़ी है तथा 953 वेद सुंदर आकर्षक छोटे कई आकार के झरोखे हैं। इसे बनाने का मूल उद्देश्य था कि शहर में होने वाले मेले तथा जुलूस को महारानियां इस मंदिर के अंदर बैठकर देख सकें। हवा महल गर्मी के मौसम में इन झरोखों के कारण वातानुकूलित रहता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है आमेर महल। कौन सा? आमेर महल। जयपुर से 11 किलोमीटर दूरी पर कछवा की पुरानी राजधानी आमेर है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जो कछवा थे उनकी पुरानी राजधानी कौन थी? वो थी आमेर। ठीक है दोस्तों, जो आमेर है ये कछवा राजवंशों की पुरानी राजधानी थी। किले और स्थापत्य के लिए पर्यटकों का मुख्य आकर्षण है। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल पूर्व में कछवा राजाओं जो राजपूत थे उनकी राजधानी आमेर महल ऊंची पहाड़ी पर स्थित थे। यह सबसे महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि यह यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल है। वेरी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा किला विश्व धरोहर में शामिल नहीं है या है? तो ऐसे ध्यान रखना। तो आमेर का जो महल है, आमेर का किला, यह विश्व धरोहर में शामिल है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। यह हिंदू और मुगल शैली का सुंदर मिश्रण है। आमेर का महल 1592 में राजा मानसिंह प्रथम ने दुश्मनों से मुकाबला और बचाव करने के लिए बनवाया था। तो ये पूछ सकते हैं कि आमेर के किले का निर्माण किसने करवाया? राजा मानसिंह प्रथम ने। किसने? राजा मानसिंह प्रताप ने करवाया। आमेर महल का आंतरिक भाग दोस्तों लाल बलुआ पत्थर तथा संगमरमर से बनाया गया तथा इसमें नक्काशी का कार्य
बहुमूल्य पत्थरों की जड़ाई, मीनाकारी का काम, पिचकारी काम, जगह जगह लगे बड़े दर्पण इसकी भव्यता को चार चांद लगाते। तो आमेर कहाँ, जयपुर में है। ठीक है दोस्तों, ये विश्व की जो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची है उसमें शामिल किया गया है। निर्माण राजा मानसिंह ने जो प्रथम है उन्होंने करवाया था। आगे चलते हैं। नेक्स्ट पर्यटन स्थल आता है जंतर मंदिर। कौन सा, जंतर मंदिर, वेरी इंपॉर्टेंट है। जयपुर के संस्थापक महाराज जय सिंह द्वितीय द्वारा ये बनवाया गया। ये भी पूछा हुआ। जंतर मंदिर कहाँ है, सबसे पहले तो जयपुर में, ये क्वेश्चन पूछ रखा है। उसके बाद में ये पूछ रखा है कि निम्नलिखित में से किसने जंतर मंदिर का निर्माण करवाया। स्वाई जय सिंह द्वितीय ने। किसने, स्वाई जय सिंह द्वितीय ने करवाया। ये एक वेधशाला है। क्या है दोस्तों, खगोलीय वेधशाला है। ठीक है, सूर्य से संबंधित गतिविधियों का इसमें अध्ययन किया जाता है। खगोलीय वेधशालाओं में सबसे विशाल है, यानी कि स्वाई जय सिंह द्वितीय इसने 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया, जिसमें सबसे विशाल है जंतर मंदिर। कौन सा, जंतर मंदिर है। जयपुर की यह एक वेधशाला। ये भी पूछ रखा है कि जंतर मंदिर क्या है, एक सौर वेधशाला है। ठीक है, इसे जंतर मंदिर कहते हैं। यूनेस्को द्वारा इसे विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। इसमें बनाए गए जटिल यंत्र समय को मापने, सूर्य की गति, कक्षाओं का निरीक्षण, आकाशीय पिंडों के संबंध में विस्तार पूर्वक जानकारी देते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। नेक्स्ट जयपुर का जो पर्यटन स्थल आता है वो आता है दोस्तों जयगढ़ फोर्ट, यानी जयगढ़ का किला। 1726 ईस्वी में महाराजा जय सिंह द्वितीय ने इसका निर्माण करवाया था। किसके लिए, आमेर की सुरक्षा के लिए करवाया था। इसमें बने शस्त्रागार, अनूठा शस्त्र संग्रहालय, तोप बनाने का कारखाना तथा विश्व की सबसे बड़ी तोप है। जय बाण के कारण ये किला प्रसिद्ध है। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछ रखा है कि विश्व की सबसे बड़ी तोप कौन सी, जय बाण तोप, जो किस किले में स्थित है, जयगढ़ के किले में स्थित है। राजस्थान में आने वाला प्रत्येक पर्यटक जयपुर आकर इस तोप को जरूर देखना चाहता है। इस तोप को एक बार चलाया गया था, जिससे 35 किलोमीटर दूर एक गड्ढा बन गया था। इसकी लंबाई 31.3 इंच है तथा वजन 50 टन है। इसके 8 मीटर लंबी बैरल में 100 किलो घन पाउडर भरा जाता है। सबसे महत्वपूर्ण है कि विश्व की सबसे बड़ी तोप जय बाण किस किले में है, तो वो है जयगढ़ के किले में। कहाँ पर है, जयपुर में। और निर्माण किसने करवाया था, महाराजा जय सिंह द्वितीय ने करवाया था। ठीक है, आगे चलते। नाहरगढ़ का किला। नाहरगढ़ का किला भी कहाँ पर है दोस्तों, जयपुर में स्थित है। अंधेरी रात में तारों की छाँव नाहरगढ़ किले से जयपुर शहर का विहंगम, अभूतपूर्व, उद्भूत और मदमस्त नज़ारा सारी दुनिया में और कहीं नहीं मिलेगा। शहर की रोशनी को देखकर लगता है तारे जमीन पर उतर आए हैं। ठीक है दोस्तों, सन 1734 में महाराजा जय सिंह के शासनकाल के दौरान इस किले का निर्माण किया गया, जो इस शहर का पहरेदार मालूम होता है। इस किले में बनाए गए माधवेंद्र भवन को ग्रीष्म काल में महाराजा के निवास के रूप में काम लिया जाता था। रानियों के लिए आरामदेह बैठक तथा राजा के कक्षों का समूह आलीशान दरवाजों, खिड़कियों, भित्ति चित्रों से सजाया गया है। नाहरगढ़ अतीत की यादों को समेटे शान से खड़ा है। अभी हाल ही में महल में एक स्कल्पचर आर्ट गैलरी भी बनाई गई थी। ये पूछ सकते हैं दोस्तों कि स्कल्पचर आर्ट गैलरी कहाँ बनाई गई है, तो नाहरगढ़ जयपुर में बनाई गई है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों जो गेटोर की छतरियाँ हैं वो भी नाहरगढ़ के किले में स्थित है। कौन सी, गेटोर की छतरियाँ किस किले में स्थित है, नाहरगढ़ के किले में स्थित है गेटोर की छतरियाँ। ठीक है दोस्तों, गेटोर की छतरियाँ ये कहाँ पर है दोस्तों, ये जयपुर में स्थित है। कहाँ पर, जयपुर में स्थित है। और कछुआ वंश के राजाओं द्वारा ये बनवाई गई थी। और ये क्वेश्चन पूछा था कल वाले पेपर में कि गेटोर की छतरियाँ किस किले में स्थित है, तो नाहरगढ़ के किले में स्थित है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट है दोस्तों अल्बर्ट हॉल सेंट्रल म्यूजियम। ये कहाँ स्थित है, ये भी जयपुर में स्थित है। 1876 में प्रिंस ऑफ वेल्स ने इसकी आधारशिला रखी थी। वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछ रखा है क्वेश्चन कि अल्बर्ट हॉल सेंट्रल म्यूजियम कहाँ स्थित है, तो दोस्तों यह है जयपुर में। कहाँ पर स्थित है, जयपुर में स्थित है। 1876 में प्रिंस ऑफ वेल्स ने इसकी आधारशिला रखी थी। इसका नाम लंदन के अल्बर्ट संग्रहालय के नाम पर रखा गया। सर स्वीटन जेकब द्वारा इसका डिज़ाइन बनाया गया था तथा इंडो सैनिक स्थापत्य शैली के आधार पर इसका निर्माण करवाया गया है।
राम निवास बाग के बीच में स्थित अल्बर्ट हॉल की अभूतपूर्व मनमोहक इमारत हर मौसम में पर्यटकों को आकर्षित करती है। इसमें जयपुर कला विद्यालय, कोटा, बूंदी, किशनगढ़, उदयपुर शैली के लघु चित्र का बड़ा संग्रह है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है गलताजी। तो गलताजी कहाँ है दोस्तों? जयपुर में स्थित है। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, गलताजी कहाँ है? जयपुर में स्थित है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि गलताजी जयपुर का एक प्राचीन तीर्थ स्थान है। यहाँ गालिव ऋषि की तपोस्थली माना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, गालिव ऋषि की तपोस्थली कौन सी? गलताजी, जयपुर। ठीक है, गलताजी स्थित कुंड में स्नान का धार्मिक महत्व है। तीर्थ यात्री यहाँ पवित्र स्नान हेतु आते हैं। इस स्थान में मंदिर, मंडप और पवित्र कुंड है। गलताजी आने के लिए आगंतुक पहले राम गोपाल जी मंदिर परिसर में आते हैं, जिसे स्थानीय लोगों द्वारा बंदर मंदिर कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। यानी कि गलताजी जाने से पहले लोग कहाँ जाते हैं? राम गोपाल जी के परिसर में आते हैं, जिसे स्थानीय लोगों द्वारा बंदर मंदिर कहा जाता है। किसे? राम गोपाल जी के मंदिर को। इसे ये नाम यहाँ पाए जाने वाले बंदरों के एक बड़े समय की वजह से मिला है। हरियाली का खूबसूरत नज़ारा, उछलते कूदते बंदर क्षेत्र के खुशनुमा माहौल में इजाफा करते हैं। पहाड़ी की चोटी पर सूर्य देव को समर्पित एक छोटा सा मंदिर है, जिसे सूर्य मंदिर कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यानी कि जो गलताजी है वहाँ पहाड़ी की चोटी पर एक सूर्य देव को समर्पित एक छोटा सा मंदिर है, जिसे सूर्य मंदिर कहा जाता है। दीवान कृपा राम द्वारा निर्मित यह मंदिर शहरों के लोगों के लिए पूजनीय है। तो ये सूर्य मंदिर है, इसका निर्माण किसने करवाया? दीवान कृपा राम जी द्वारा करवाया गया। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो आता है दोस्तों, ईसरलाट या सरगासुली। तो ईसरलाट को क्या कहते हैं? सरगासुली कहते हैं। ये कहाँ पर है सरगासुली या ईसरलाट? ये जयपुर में स्थित है। ये क्वेश्चन भी पूछ रखा है। शहर के बीचों बीच 60 फीट ऊंची भव्य मीनार ईसरलाट को स्वर्ग भेदी मीनार या सरगासुली भी कहा जाता है। राजा ईश्वरी सिंह ने 1749 ईस्वी में इस मीनार को एक शानदार जीत का स्मृति में बनवाया था। तो ये क्वेश्चन भी पूछ रखा है, ईसरलाट सरगासुली का निर्माण किसने करवाया? राजा ईश्वरी सिंह ने 1749 में। ठीक है, त्रिपोलिया गेट के निकट स्थित इस मीनार में अंदर की तरफ ऊपर तक जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी हैं। उनसे चढ़कर ऊपर से जयपुर का विहंगम दृश्य दिखाई पड़ता है। तो ईसरलाट का दूसरा नाम सरगासुली। निर्माण किसने करवाया? राजा ईश्वरी सिंह ने करवाया। तीनों क्वेश्चन पूछ रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गोविंद देव जी का मंदिर है। ये कहाँ स्थित है? ये भी जयपुर में स्थित है। गोविंद देव जी का मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों? जयपुर में स्थित है। श्री गोविंद देव जी का आकर्षक प्रतिमा स्वाई जय सिंह वृंदावन से जयपुर लाए थे, जो यहाँ पूरे सम्मान से शहर के प्रकोटे में स्थित है। श्री गोविंद देव जी के मंदिर में स्थापित की गई। शाही परिवार और स्थानीय लोगों द्वारा पूजनीय गोविंद देव जी में 7 झांकियों के माध्यम से दर्शन की समुचित व्यवस्था है। ठीक है दोस्तों, तो ये थे दोस्तों आज के अपने प्रमुख पर्यटन स्थल। कल अपन दोस्तों जैसलमेर के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे कि जैसलमेर में अन्य कौन कौन से महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है, उन पर विस्तार से चर्चा करेंगे। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, और चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।